हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप सभी को पता है हिंदी मीडियम का कैसा है। अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल नहीं है, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग है जहां पर आप इस तरीके के कंटेंट को पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है ये सिर्फ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए कमिटेड है कंप्लीटली, कि कैसे उनके मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कराने के लिए पूरी कोशिश करी जाए जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नंबर वन, अब देखिए, अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई इशू आ रहा है तो ये YouTube का चैनल का हमारा नंबर है 7080507433। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक ऐप ही है चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी करके है एप्लीकेशन। आप इसको गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा कोर्स है, उसमें लाइन बाय लाइन आपकी सारी एनसीईआरटीज कवर कराई जा रही है। वर्ड मीनिंग, ग्रामर कितनी पढ़नी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे निकालने हैं, रीड कैसे करना, सब कुछ करना है। आपको पता है 2013 में सीसैट लॉन्च हुआ था, वहां से करके 2026 आ गया, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स हो चुके हैं। कैसा रिजल्ट रहा है? हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2% के आसपास रहता है हमेशा। ठीक है, 4 लोग 5 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, 10 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, बस 1000 में से अगर सोचो आप 990, 970, 980 लोग इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब समझने का टाइम है कि आप अपने आप को सेंटर में रखें और सोचें कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मीडियम चेंज करने से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो इसे, ये हमारी क्या है, 8th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। अब अगर मान लो आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से किया है, आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, बट आपको यह पता है कि हाँ, इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि रिजल्ट सभी बच्चों को पता है। ठीक है, आजकल के टाइम में आप लोग रील्स के उसमें नहीं आ रहे हो, बहकावे में, बट अगर आप रियलिटी में सीरियस हो कि आप अपनी लाइफ को कुछ सही आयाम देना चाहते हो कि हाँ, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसका कुछ सही एंड रिजल्ट निकल के क्या है, एटलीस्ट मेरा नाम पीडीएफ में आए, कोई भी रैंक आए, बट मैं क्वालिफाई करूं इस एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो देखो, कोई भी बच्चा अगर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप रीड करो, फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर रीडिंग अबाउट एनी NCERT or any kind of book which related with the UPSC syllabus, right? If it relates with the UPSC syllabus, if you are reading it for the first time, so you would be thinking, यार क्या हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा होता है क्या जो बच्चों के माइंड में, ग्रामर, कि यार ग्रामर नहीं आती। ठीक है, फिर क्या है, वोकैबुलरी कितनी याद करेंगे या वर्ड मीनिंग कितनी सारी वर्ड मीनिंग याद करेंगे, सारा का सारा। देखो, मैं आपको लाइव भी रीड करके बताता हूँ, समझाता हूँ। छोटा सा पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, देखो, इस पैराग्राफ को सपोज करो आप रीड करना स्टार्ट करते हो, पहली बार आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, आपको कुछ इंग्लिश नहीं आती, जीरो, बस आप ये पहचान लेते हो कि हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ। तो इफ मतलब क्या होता है, अगर। वी मतलब क्या होता है, हम। एनालाइज मतलब क्या होता है, आकलन करना। ठीक है, द प्रोसेस मतलब किसी भी प्रक्रिया को, ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब क्या है, अपने में मिला लेना, जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो देखो, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं है आपको कुछ पता नहीं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, बस ये एक डर और एक मिथ फैलाया हुआ है कि यार इंग्लिश मीडियम चेंज करो, कैसे हो जाएगा। आपने इंटरमीडिएट तक मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, फिर भाई करके देखो ना, कोई चैनल, कोई क्यों कोचिंग वाला नहीं चलाता, मैं चला रहा हूं ना, तो अब आप ये नहीं कह सकते यार एक ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एनेक्सेशन मतलब क्या है, मिला लेना। ठीक है, ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों को मिला लेना। ठीक है, बाय मतलब क्या होता है, द्वारा। द ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप नहीं जानते उसमें से। फ्रॉम मतलब होता है इससे 1757 टू 1857, तो 1757 से लेके 1857 के बीच में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो है, जो भारतीय स्टेट्स थे उनको जो है मिलाने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में अगर हम स्टडी करें या हम एनालाइज करें या स्टडी करें, दोनों का मतलब सेम। तो देखो यहां पे एक वर्ड है जैसे एनालिसिस या एनालाइज, है ना, तो एनालाइज का आप सिंपल वर्ड निकाल सकते हो स्टडी करना। ठीक है ना, या असेस करना, ASSE, असेस मतलब आकलन करना। ठीक है, इन सब का मतलब होता है सेम। अब ये वर्ड कहीं भी आए तो आपको ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, तो इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, क्लियर। कोई ग्रामर इसमें आई, बताओ, ग्रामर का जो इतना बड़ा हवा बना के रखा है सब लोगों ने, बताओ इसमें कोई ग्रामर है इस तरीके की जो ना समझ में आए। ठीक है, ग्रामर का एग्जाम थोड़ी ना देना है। ठीक है, फिर क्या लिखा, सर्टेन मतलब कहता कुछ। ठीक है, तो सर्टेन को एक वर्ड से आप और लिख लो, सब मतलब कुछ होता है, तो सबको पता होगा, तो सर्टेन मींस कुछ। ठीक है ना, सर्टेन की एस्पेक्ट्स, तो की एस्पेक्ट मतलब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पक्ष। तो अगर की एस्पेक्ट लिखा, आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, ये भी मतलब सेम है, तो की एस्पेक्ट लिखो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। ठीक है, इमर्ज मतलब क्या है, निकल करके आते हैं, या कम आउट ऐसे भी लिख सकते हो, कम आउट। ठीक है, अब क्या है, अगर अब देखो यहां से यहां तक का मतलब क्या है कि 1757 से लेकर के 1857 के बीच में, है ना, से क्या लिखा, फ्रॉम टू, तो इसका मतलब होता है से तक। ठीक है, तो 1757 से 1857 तक। ठीक है, से कंपनी ने जो किया, ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्य थे उनको जो अपने में मिलाए जाने वाली की जो प्रक्रिया थी उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो कुछ की एस्पेक्ट निकल कर आते हैं। तो
रिजल्ट है मतलब यह सम होगा, कुछ की आस पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं। अब आपको कुछ लिखना नहीं है अभी तक, अब आपको ये समझ में आ रहा अच्छा मतलब जो है द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब जो है भारतीय राज्यों को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में या अपने शासन के अंडर मिलाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात चल रही है। क्लियर यहां पे, ठीक है। हमें बहुत कुछ नहीं सोचेंगे यार, अगर आप इसको मैं आपको रीड करूं, मान लो सारी ग्रामर दी, तो क्या जब आप इसको रीड करो तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ऐसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ना है भाई, वो सब पढ़ना ही नहीं है। तो जब सिंपली आपको मैं बताऊं लाइन बाय, हमारा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो, आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग जो इस कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, वैसे बताया जाएगा। जो भी ग्रामर आएगी उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। कैसे रीड करना वो भी बताया। इससे क्या होगा ना कि जब आप सोचो 6 लेकर के 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, ठीक है, सबकी सब एनसीईआरटी पूरी पढ़ोगे। उसके बाद आपको जीएस 1 2 3 4 ये सब कराया जाएगा, इससे राइटिंग कराया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का कंपल्सरी पेपर कराया जाएगा, सीसैट के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराए जाएंगे आपको। तो जब आप इतनी चीजें पढ़ोगे और आपको लाइन बाय लाइन समझाएगा तो आपकी डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंक्रीज होगी। फिर जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठोगे जाकर के, तो वहां जो सीसैट का पेपर आता है उसमें जो 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या 25 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तब जब आप उनको अटेंड करोगे ना तो दे विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ चुके हो। आप द हिंदू पढ़ लोगे, आप इंडियन एक्सप्लोरर, वहीं से तो आर्टिकल पिकअप होते हैं डायरेक्टली, है ना। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नेटो, ये सब कुछ पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपको ये एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाएगी ना, आपका माइंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट इंग्लिश, तो आप उसमें अच्छा कर पाओगे। तो देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इटसेल्फ, और उसके बाद ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट राइट फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, देन यू विल बी एबल टू राइट द थिंग्स इन द मेंस आल्सो, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको रोज फर्स्ट क्लास से ही आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको वॉइस नोट्स को सेंड करना होगा एंड वी विल बी गिविंग यू द फीडबैक, राइट। सो मौका मिल रहा है तो पढ़ो इसको, राइट, कोर्स जाकर ज्वाइन करो अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को खुद से सोचो, आप ऐसा मत सोचो कि यार ये वो कोचिंग है, ये कोचिंग है, किसी के नाम पे मत जाओ। आप अपने बारे में सोचो कि आपकी जिंदगी का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम में कोई भी जो स्टूडेंट है वो बेवकूफ नहीं है कि भाई वो मतलब कुछ भी मेहनत करे जा रहा है, उसको सब पता है, वो मेहनत कर रहा है, पूरी जी जान लगा रहा है, हर तरीके के जो स्टडी मटेरियल है उनको पढ़ रहा है, कोशिश करेगा मेरा सिलेक्शन हो कैसे भी, ठीक है, पूरी में। बट इसके बाद भी भाई 1000 में से 970, 980, 990 लोग जब इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं तो कुछ तो बात है ना। अब कब तक लड़ोगे आप सिस्टम से? अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर दोगे ना भाई। 4-5 साल कौन लगाना चाहता है भाई? हर इंसान चाहता है एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए, कोई ना कोई रैंक, कोई भी चाहे 1000 से 1000 भी रैंक आ जाए, बट स्टिल एवरीबॉडी वांट्स दैट आई शुड गेट माय नेम इन द पीडीएफ लिस्ट, राइट, इन द पीडीएफ लिस्ट। तो ये सब आप सोचो। और अगर आपको मेरा कोई विश्वास नहीं है, आप जाइए upsc.gov.in करके जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जो एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन है उसमें जाइए, क्लिक करिए एंड रीड द एनुअल रिपोर्ट्स, राइट। इन दैट एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी क्लियरली मेंशंस एंड द रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी ऑफ एवरी ईयर सिलेक्शन इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एवरी सिंगल ईयर, एंड इन दैट रिपोर्ट इट इज मेंशन्ड दैट हाउ मेनी पर्सन्स और हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम, इन इंग्लिश मीडियम, इन पंजाबी मीडियम, इन तेलुगु मीडियम, in Kannada medium, right, in whatever the language, and how many persons are from English medium, how many are from Hindi medium, right. So ऐसे करके data is given to that कि कितने engineers हैं, कितने doctors हैं, कितने आपके lawyers हैं, कितने BS हैं, कितने BSc से BCom से, every single data is put up right into that particular report. So if you want to read, go and read about it. So I am speaking on behalf of that particular report. I am not speaking anything from myself. मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो if you want to speak English like me, if you want to understand English like me, if you want to prepare in the best possible way, join the course and make your life better. Every single day you will be learning and from the first class you will feel the improvement. पहली क्लास से आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, जैसे यहां पर आपको फील हो रहा है ना, ऐसे ही we will be giving you so many examples, क्योंकि YouTube पे इतना टाइम नहीं रहता है, बट क्लासेस में we have ample amount of the time to make every single thing explainable, like so much detail we will be giving into that, right? So here, अब देखो यहां से हमने समझ लिया ना कि भाई ये जब हमने पढ़ा तो देखो हमें सेंस पे फोकस करना है। एक वर्ड होता है सेंस, ठीक है ना, सेंस पे फोकस करना है, और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। सेंस भाई इसको कहने का मतलब है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया में बहुत सारी वोकैबुलरी है। अब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, भाई हिंदी से आप सोच ना कि अरे हिंदी में सब आता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ठीक है आप हिंदी का कॉपी लो एक, ठीक है, और उसमें जितने हिंदी के वर्ड आते हैं सब लिख दो, पर 500 से ज्यादा वर्ड नहीं लिख पाओगे आप। जब 500 वर्ड आते हैं उसमें आप हिंदी लिख भी लेते हो, बोलते हो, कभी सोचते हुए एकदम फियरलेस हो, आपके हिसाब से कोई भी हिंदी में बात करे यू वुड बी एबल टू आंसर इन हिंदी, राइट। तो वैसे ही इंग्लिश में भी 200-300 वर्ड के अंदर ही सब कुछ घूमता है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ठीक है, न्यूज़पेपर का, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कुछ भी हो, 250-60 वर्ड्स के अंदर सारी इंग्लिश आपको आ जाएगी। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं ना, ऐसा थोड़ी मैं आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है। आई हैव डिजाइन्ड ए कंप्लीट कोर्स, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां तक ये हम समझ गए ना कि हाँ कंपनी क्या कहते हैं, एक्सपैंड। क्या कंपनी रूल तो मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है बेसिकली, या यहाँ पे इंग्लिश रूल लिख दो, ब्रिटिश रूल लिख दो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल लिख दो, सब सेम है। इसका मतलब सेंस समझना, अलग अलग वर्ड्स खाली यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, इंक्रीज मतलब क्या है, बढ़ाना। अब क्या है कि देखो जैसे कोई कंपनी करो, एनएक्स
कर रहे हैं इंडियन स्टेट्स को, कंपनी एनेक्स कर रही है 1757 से लेकर 1857 के बीच में, जो 100 सालों का समय है, इसमें कंपनी क्या कर रही है, जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको अपने अंदर एनेक्स कर रही है, मिला रही है अपने प्रशासन के अंदर, अपने प्रशासन के अंदर, ठीक है, कि कंपनी के हिसाब से रूलिंग होगी अब, ठीक है, अब जैसे कंपनी कहेगी वैसे रूल करना पड़ेगा आपको। तो अब हमें ये पता गया एनेक्सेशन, तो एक वर्ड है एनेक्सेशन, मतलब क्या, मिलाना अपने अंदर, अपने राज्य के अंदर मिला लेना, ठीक है, ये हो गया इनका सब पूरा सिस्टम। उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके कुछ की इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इमर्ज, मतलब क्या, तो निकल करके आते हैं, तो कम आउट, उसका सिंपल मीनिंग है, समझ गया, इतना मालूम हो गया। अब यहाँ पे कौन सी ग्रामर है, कौन सा वर्ड है जो आपको नहीं आता, बताओ। जब इस तरह आप 2-5 मिनट की वीडियो को देख करके जब आप रीड करो, पूरी एनसीईआरटी अगर आप 6 लेकर 12 क्लास सब कुछ पढ़ा दिया जाए लाइन बाय लाइन, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। डेली आप आंसर राइटिंग भी करोगे, आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स भी निकालोगे, आप स्पीकिंग भी करोगे, आप लिख के भी भेजोगे आंसर, उस पर भी फीडबैक मिलेगा आपको, ठीक है। और रीडिंग की जो हैबिट बनेगी, जो इंग्लिश के साथ आपका माइंड का कनेक्शन होगा, तो आपको सीसैट में भी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपल्सरी पेपर आता है 300 मार्क्स का, जिसको भी क्वालिफाई करना होता है आपको, अगर आपको अपनी कॉपीज चेक करानी है जनरल स्टडीज की सारी और एसेज की और ऑप्शनल की, तभी वो कंडीशन है कि पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कंपल्सरी पेपर पास करना पड़ेगा, उसमें खाली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें भी ये सब आता है, सीसैट के जैसा सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये सब आप यहीं पे पढ़ लोगे, तभी तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, वो सब लोग मेहनत करते हैं, तो आप भी करोगे तो आपसे भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस वही है कि कभी कभी नई जब कोई चीज आती है तो लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट, यार कैसे कर पाएंगे, बट ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना कभी आपको, अपनी कैपेबिलिटीज पे भी और मेरी कैपेबिलिटीज पे भी, और उसके बाद अगर साथ में आप चल के देखिए, अगर आपको फर्स्ट क्लास से डिफरेंस नहीं फील होगा तो आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है द कंपनी, तो देखो यहाँ पे कंपनी लिखा था, ये कंपनी रूल, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी लिखा हुआ है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो या खाली कंपनी बोलो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लिख दिया, खाली कंपनी। तो बात चाहे कंपनी लिखो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखो, चाहे ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी लिखो, ठीक है, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, या ब्रिटिशर्स लिखो, या इंग्लिश लिखो, सबका मतलब सेम होता है। बस हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है यार हर वर्ड अलग अलग है, उसकी हर मीनिंग होती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, कंपनी रेयरली मतलब क्या है, कभी कभार, जैसे आप बोलो कि यार रेयरली मैं अपने देश से बाहर जाता हूं, मतलब कभी कभार शायद मतलब मैं चला जाऊं, ठीक है, तो द कंपनी रेयरली लॉन्च, तो लॉन्च जैसे मान लो आईफोन लॉन्च होता है, सबको पता है ना, तो लॉन्च का हिंदी समझो ही नहीं भाई, लॉन्च हो रहा है, कुछ नया काम किया जा रहा है, उसकी पहल की जा रही है, तो वही मतलब है कि द कंपनी रेयरली लॉन्च, तो कंपनी शायद ही कभी कभार कोई नई चीज करे, है ना। लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, तो डायरेक्ट मतलब क्या, जैसे मान लो कि यूएस ने क्या किया, वेनेजुएला पे डायरेक्ट अटैक कर दिया सीधे, तो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, तो डायरेक्ट मतलब सीधे हमला कर दिया, है ना, ऑन एन अननोन टेरिटरी, तो अननोन मतलब क्या, जिसको जानना ना जाओ, और टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र। तो कंपनी ने क्या कर दिया था कि कंपनी कभी शायद ही कभी उसने जो है डायरेक्टली कोई ऐसे क्षेत्र पर आक्रमण किया हो जिसको वो जानता ना हो पहले से, ठीक है, तो ये बात हो गई। ऐसे ही मतलब कुछ आपको जो है, जो आपके आते PYQs आते हैं ना आपके प्रीलिम्स में, उसमें डायरेक्टली ऐसी लाइंस कभी कभी आ जाती हैं, तो आप इनको ठीक से पढ़ते नहीं हो तो आपको लगता है यार ये तो इतना ईजी है, ये कैसे हो सकता है, इसीलिए पढ़ना और बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो कोई ग्रामर वामर आपको कोई दिक्कत दे रही, आपको समझ में आ रहा है ना सब, मामला ये है कि समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता है, ठीक है, पूरी ग्रामर पढ़ ली, बट अगर आप रीड करो आपको समझ में नहीं आता, फिर उस ग्रामर पढ़ने का क्या फायदा, ये भी तो सोचो आप, ठीक है। बहुत सारी वर्ड, मान लो 5-5 वर्ड आप रोज याद करते हो, 150 वर्ड आपके याद हो गए, बट उन वर्ड को यूज कहां करोगे, पढ़ाना तो ये सब है, द हिंदू है, तो भाई उसको पढ़ते समय जो वर्ड आपको ना है वो याद करो, वो आपके लिए फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि उसी तरीके के वर्ड आपको आगे मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, हाँ यार ये वर्ड मैंने पहले पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, किसकी जगह पर, इंस्टेड इट यूज्ड, ये प्रयोग कर, अब इट किसके लिए आया है, कंपनी के लिए आया है, ठीक है, इसलिए कंपनी का, तो ये अब इट को यहां क्या बोलेंगे, ये इंस्टेड इट यूज्ड ऑफ वैरायटी, मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के, अब पॉलिटिकल वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स, मतलब क्या था, तरीके। तो कंपनी जो है डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी, उसकी जगह पर इंस्टेड, उसकी जगह पर कंपनी क्या प्रयोग करती थी, वैरायटी ऑफ, कई प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक, राजदूत वाली जो मतलब होते हैं ना तरीके कुछ, है ना, वो आए थे कि टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए। तो एक्सटेंड देखो, एक्सपैंड और एक्सटेंड का मतलब सेम ही होता है, बढ़ाने के लिए क्या, इट्स इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स मतलब क्या हो जाएगा, अपना। तो किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और जो डिप्लोमेटिक तरीके होते थे उनका प्रयोग करती थी, बिफोर मतलब किस चीज के पहले, बिफोर एनेक्सिंग एंड इंडियन किंगडम। तो भारतीय कोई भी राज्य था उसको एनेक्स करने से पहले वो जो है कौन कौन से हथकंडे अपनाई थी, राजनीतिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, ठीक है। अब बताओ, ये चीज जब आपको समझ में आई तो आपको लग रहा है कि यार आगे जब आप पढ़ोगे तो इसी से रिलेटेड तो चीजें होंगी, ठीक है। अब इसमें कौन सा कीवर्ड है, एनेक्सेशन एक वर्ड है, आपने याद कर लिया, बाकी कोई खाली आपका वर्ड हो गया, इमर्ज हो गया, ठीक है ना, एक्सटेंड हो गया, एक्सपैंड हो गया, ये सब बिल्कुल सही। देखो एनेक्सेशन फिर रिपोर्ट हो गया। अब आर्थिक, पॉलिटिक्स, जब भी कोई आंसर लिखो तो उसमें कौन कौन चीज होगी, उसमें पॉलिटिकल भाग गया, आप लिखो एस्पेक्ट लिखोगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखोगे, आप डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट लिखोगे, या पॉइंट लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे। ऐसा कोई वर्ड है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एवरी सिंगल वर्ड इज अंडरस्टूड टू यू, राइट। सो अपने बारे में सोचो, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना तो कोई आपके बारे में सोचना नहीं आएगा, नोबडी विल कम टू सेव यू।
सबका अपना अपना बढ़िया चल रहा है, सारी कोचिंग हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे मीडियम चल रहे हैं। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ को खुद सोचो कि यार मैं करने क्या जा रहा हूं या करने क्या जा रही हूं मैं। ठीक है, सोचो, बात करो, फ्रेंड्स को बताओ, फैमिली को बताओ, अपने फ्रेंड्स से सबसे डिस्कस करो, सर से पूछो, टीचर से पूछो, फिर आप अपने बारे में डिसीजन लो, राइट। एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल दी हिंदी